मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं जिसमें है भारत में जल संसाधन, जिसका टॉपिक है, और ये हमारे एमपीपीएससी प्री के सिलेबस का ही एक टॉपिक है। तो इसमें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं हमारे एमपीपीएससी प्री के एग्ज़ाम के लिए, तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के सभी पॉइंट्स को आप नोट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलेंगे, हम अपने वीडियो की ओर देखेंगे कौन कौन से पॉइंट हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की ओर, देखते हैं कि तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं। तो वैश्विक संदर्भ में भारत के पास 4% जल एवं 2.45% भूभाग है। मतलब कि विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी में से, मतलब जितनी भी टोटल जल है पूरे विश्व में पीने लायक, तो उसमें 4% जल जो है भारत के पास है और 2.45% भूभाग जो है वो भारत का है। ठीक है, पूरे विश्व के भूभाग में से। और अगला पॉइंट क्या है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का 133वां स्थान है। मतलब कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता, जितनी भी जल उपलब्ध होता है एक वर्ष में एक व्यक्ति के लिए, तो उसमें भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 133वां स्थान है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, विश्व पर उपलब्ध 2.5% जल ताज़ा तथा पीने योग्य है। इस ताज़े जल का लगभग 75% भाग ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम आच्छादित पर्वतों पर एवं हिम नदों के रूप में पाया जाता है। मतलब विश्व में जितना भी जल है उसका 2.5% जल जो है पीने लायक ताज़ा होता है, जिसमें से 75% उस 2.5% का 75% जो है कैसे है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में है और हिम नदों और पर्वतों के, मतलब हिम जो बड़े बड़े हिमखंड जैसे हिमालय में आपने देखा हो बर्फ़ जमी रहती है तो उसके रूप में है, या अंटार्कटिका वगैरह इलाके में जो बर्फ़ जमी रहती है तो उसके रूप में है। ठीक है, 75% भाग। इसके बाद देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है, ताजे जल का लगभग 22.5% भाग भौम जल के रूप में पाया जाता है। मतलब कि जो भूमि के अंदर से जल निकाला जाता है विभिन्न माध्यमों से, तो वो कितने परसेंट है, ताजे जल का लगभग 22% है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है, सिंचित कृषि क्षेत्र जो कृषिगत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। मतलब कि जो कृषिगत क्षेत्र है जहाँ पे सिंचित करके सिंचाई की जाती है, तो वो भारत का विश्व में उसमें पहला स्थान है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार के द्वारा लगातार घटते भूजल संकट का सामना करने हेतु जल संरक्षण की महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना का उद्देश्य भूजल का पुनर्भरण करना और कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त जल भंडारण करना है। मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना चालू की गई है जल के बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए, तो अटल भूजल योजना। ये योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके नाम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अटल भूजल योजना, और उद्देश्य क्या है इसका, तो भूजल का पुनर्भरण करना और कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त जल भंडारण करना है। ठीक है, साथ ही सतह जल निकायों का पुनरुद्धार करना, जिससे विशेष रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके। मतलब कि जो भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए ये योजना विशेष तौर पर लाई गई है। ठीक है, और संवर्ती सूची में जल, मतलब कि जो जल होता है, जल से रिलेटेड जो भी है, तो वो संवर्ती सूची के अंतर्गत रखी गई है। संविधान की आपने पता होगा आपको कि 3 सूचियाँ हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची। तो जल किसके अंतर्गत आता है, तो संवर्ती सूची के अंतर्गत। अब इससे रिलेटेड देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 262 में जल के संबंध में केंद्र और राज्यों के दायित्वों का निर्धारण किया है, जो इस प्रकार है। मतलब कि अनुच्छेद 246 और 262 में जल के संबंध में जो भी दायित्व है उनका निर्धारण किया गया है। तो ये अनुच्छेद भी आप याद रखिएगा, नीचे भी हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं अनुच्छेद 246, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बन जाते हैं, तो इसमें देखते हैं। पहला है सूची 1, केंद्र सूची, प्रविष्टि 56। ठीक है, अंतर्राज्यीय नदियों का तथा घाटियों का
उस सीमा तक संचालन और विकास करना जिस सीमा तक संसद द्वारा विधि के अंतर्गत केंद्र के नियंत्रण में घोषित किया गया है। मतलब कि जो भी नदियां हैं और घाटियां, उसको संचालन किसके अनुसार करना, जो केंद्र संसद के द्वारा नियम कानून बनाए गए हैं और उसके नियंत्रण में ही रहकर उनका संचालन करना और विकास करना, ठीक है, नदियों वगैरह का और घाटियों का। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, तो सूची 2 राज्य सूची प्रविष्टि 17, इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को अपने क्षेत्राधिकार में जल प्रदाय, सिंचाई और नहरें, निकास और बांध, जलाशय और जल विद्युत से संबंधित कार्य करने का पूर्ण अधिकार है। मतलब कि जो राज्य सूची की प्रविष्टि 17 है, सूची 2, इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र अधिकार में जो भी जल प्रदाय, सिंचाई और नहरें, निकास और बांध, इन सभी का संबंधित कार्य करने का पूर्ण अधिकार है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है अनुच्छेद 262। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो इसमें देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 का संबंध अंतर्राज्यीय जल विवादों से है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, 262 जो अनुच्छेद है उसका संबंध किससे है, तो अंतर्राज्यीय जल विवादों से। मतलब दो राज्यों के बीच यदि कोई जल विवाद होता है तो उससे संबंधित है अनुच्छेद 262। तो उसमें लिखा है कि कैसे सॉल्व किया जाएगा मुद्दे को, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता के अनुपात की दृष्टि से तापी नदी द्रोणी का पहला स्थान है और तापी नदी द्रोणी की भंडारण क्षमता 97% है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद उपयोग योग्य भौम जल संसाधन का लगभग 46% भाग गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनों में पाया जाता है। मतलब जो भारत में उपयोग योग्य जो भौम जल है, उस भौम जल संसाधन का लगभग 46% जो है भाग जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के अंतर्गत इनकी जो सहायक नदियां हैं, और ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के जो बेसिन, मतलब कि इनके अंदर जितनी भी नदियां आती हैं उसी में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं जो कि एक नंबर के क्वेश्चन के रूप में आपसे MPPSC प्री में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पुनर्भरण योग्य जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न राज्य है। मतलब जो उत्तर प्रदेश है वो पुनर्भरण योग्य जल संसाधन में पहले स्थान पर आता है। और अगला पॉइंट क्या है, जल की मात्रा मापने की इकाई घन मीटर या हेक्टेयर मीटर है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्या है, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत उत्पादन का 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, ठीक है। तो मतलब कि भारत में जो कुल विद्युत उत्पादन का 22% भाग जल विद्युत से बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, भारत में 14 बड़ी, 55 सामान्य और 700 छोटी नदियां हैं और हर वर्ष औसतन 1170 मिलीमीटर वर्षा होती है। मतलब कि इतनी वर्षा जो है प्रति वर्ष, मतलब औसतन हर वर्ष भारत में होती है, ठीक है। और इसके बाद अगला देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या बनता है। तो अगला पॉइंट है, जल मानचित्रण तैयार करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। मतलब जल का जो मानचित्रण तैयार करने वाला हरियाणा कौन सा पहला राज्य है देश का। और अगला पॉइंट क्या है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में रालेगढ़ सिद्धि एक छोटा सा गांव है। यह पूरे देश में जल संभरण विकास का एक आदर्श उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद मतलब अगला पॉइंट देखें, हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन, वनारोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। यह परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जा रही है। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा एक और योजना हरियाली चलाई गई है जो जल संभरण विकास परियोजना है, ठीक है ना, जिसका उद्देश्य जनसंख्या को पीने, सिंचाई और मत्स्य पालन, वनारोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, 8वां, तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जहां घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया। मतलब तमिलनाडु जो राज्य है वहां पर यदि कोई भी नया घर बनता है तो वहां पे जल संग्रहण संरचना, मतलब कि जो एक आपने सुना होगा वाटर हार्वेस्टिंग, वो वहां पर अनिवार्य कर दिया गया है। सभी को बनवाना पड़ना, अपना नया घर कोई बनवाता है
या सभी कोई भी बिल्डिंग या फ्लैट वगैरह बनते हैं तो उनको निश्चित तौर पर वो बनवाना पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे ये अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अप्रैल 2011 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय जल मिशन को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो राष्ट्रीय जल मिशन जो है उसे कब मंजूरी प्रदान की गई थी, तो सन 2011 में, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2011 में राष्ट्रीय जल मिशन को मंजूरी प्रदान की गई थी। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। ये डेट आप बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, तो संभवतः इस बार या जो भी आने वाले एमपीपीएससी के एग्जाम है उसमें भी पूछी जा सकती है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला और लास्ट पॉइंट है ये, केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का उल्लेख करते हुए घोषणा की है कि उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मतलब जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं उनके योगदान को देखते हुए ठीक है ना, जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में ये घोषणा की गई है कि 14 अप्रैल को, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है, उसी दिन राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में उसको, उनके जन्मदिन को मनाया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए उन सभी को आप नोट कर लीजिएगा ताकि उससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन बनता है एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में तो वो उसे आप अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में भी किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स उसके लिए आप मेरे चैनल एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले जितने भी नए नए वीडियोज़ हैं एमपीपीएससी प्री या मेंस से रिलेटेड उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।